हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल की वीडियो में हमने वायु प्रदूषण के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के बारे में डिस्कशन किया था, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी थी वो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे कानून देख लेते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाए गए थे इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो सबसे पहले आ जाता है आपका द क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल समझौता था जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि कई देशों के बीच में जब कई कंट्रीज़ मिलकर के कोई समझौता करती हैं, कोई डिसीजन लेती हैं, तो वो आपका इंटरनेशनल लेवल पर कहलाता है। इसका उद्देश्य था CO2 उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो थी जिसके अंदर CFC आ रही थी। CFC क्या थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी। मैंने आपको कल की वीडियो में भी ये बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन न केवल किसी एक पार्टिकुलर गैस का नाम है, बल्कि ऐसी गैस जिसके अंदर क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, वो सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के अंतर्गत आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो थी ही, साथ ही SO2 थी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड थी, NO2 थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी, जलवाष्प भी आपका इसके अंतर्गत आ रहा था। तो ओजोन आ रही थी आपकी O3। तो यहाँ पर क्या इसका उद्देश्य था क्योटो प्रोटोकॉल का? ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसका उद्देश्य ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन अगर कम कर देंगे तो शायद ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। लेकिन इस तरीके के समझौते तो किए जा चुके हैं, इसको किस तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस चीज़ पर रोक लगाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस तरीके के समझौते, ये एक कोशिश की जाती थी ताकि अर्थ को बचाया जा सके। 11 दिसंबर 1997 को जापान में अपनाया गया। ये आपको याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर अपनाया गया? तो जापान में अपनाया गया। और कब अपनाया गया? तो 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को अंतर्राष्ट्रीय कानून बना दिया गया इसको, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बना दिया गया। किसको बना दिया गया? क्योटो प्रोटोकॉल को, जिसका मकसद था कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना। उसको सबसे पहले तो अपनाया गया 11 दिसंबर 1997 को, और उसके बाद कई साल बाद 2005 को 16 फरवरी को इसको एक अंतर्राष्ट्रीय कानून घोषित कर दिया गया। फिर आगे आ जाते हैं ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओजोन लेयर क्या है? तो ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर पर पाई जाने वाली है एक लेयर का नाम है, यानी कि वहाँ पर ओजोन गैस परत क्या होती है? ओजोन गैस की बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, घनत्व ज़्यादा है, तो उसी को एक लेयर के रूप में वो आ गया है, वही आपकी ओजोन लेयर है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कई सारे मंडल हैं, इसमें से एक है आपका समताप मंडल, एक क्षोभ मंडल है, और भी ज़्यादा है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है समताप मंडल में, क्योंकि उसी के अंदर आपकी ओजोन लेयर या ओजोन परत पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये सूरज यानी सन से आने वाली UV रेज या अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें सूरज से आते ही डायरेक्ट अर्थ पर आ जाएं तो इतनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, इससे आपको चर्म कैंसर यानी कि स्किन कैंसर जो होता है, बहुत खतरनाक बीमारियां इससे फैल सकती हैं। तो हमारी इससे कौन रक्षा करता है? तो यही ओजोन लेयर जो है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से जो है रक्षा करती है, क्योंकि ये इसको डायरेक्ट अर्थ पर आने से रोकती है। लेकिन मानव की हरकतों के कारण से इसको भी क्षति पहुंची है। AC फ्रिज, ठीक है, AC फ्रिज, AC से कौन सी गैस निकल रही थी? हमने सुना था CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही थी। परफ्यूम स्प्रे से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ये एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस अगर निकलती है तो वो जाती कहाँ है? तो वो एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में ही तो जाती है, और ये एटमॉस्फेयर में जाकर के ओजोन होल बनाती है, यानी इस जगह पर जाकर के ये होल बना देगी और ये UV रेज
जैसी हार्मफुल किरणों को जो है अर्थ पर आ जाने देती है। जब होल हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वो जो है ओजोन की वहाँ पर क्षति हो जाएगी। उस जगह पर होल हो गया, उस लेयर में होल हो गया, तो वहाँ से किरणें डायरेक्ट अर्थ पर पहुँच जाएंगी और ओजोन लेयर जो है उसको अवशोषित नहीं कर पाएगी, जो कि आपकी अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि परावैंगनी किरणें, सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणों से रक्षा कर रही थी। ठीक है, CFC एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है यानी कि रासायनिक यौगिक है जिसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन है उपस्थित है, अर्थात कोई भी कंपाउंड जिसमें ये तीनों चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, मैं आपको कई बार बता चुकी, वे आपका CFC कहलाएगा। AC फ्रिज में फ्रियोन होता है, फ्रियोन का सूत्र होता है CF2Cl2 यानी कि C से कार्बन, F2 यानी कि फ्लोरीन, Cl2 यानी कि क्लोरीन यूज़ किया जाता है और ये CFC के अंतर्गत आता है। यानी कि जो बोला जाता है कि रेफ्रिजरेटर में या आपका AC में पाया जाता है CFC, तो वो होता है फ्रियोन। यही फ्रियोन वो CFC है जो कि AC और फ्रिज में पाया जाता है और इसका सूत्र ये होता है CF2Cl2। ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्गत आता है। अब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस यानी कि आपके ओजोन क्षरक पदार्थ, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ओजोन को क्षति पहुंचाने के लिए, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के लिए आपके उत्तरदायी हैं। वह केमिकल जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं वही तो आपके ओजोन क्षरक पदार्थ कहलाते हैं। ऑफकोर्स जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, वही तो ओजोन क्षरक पदार्थ कहलाएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम ही आपका CFCs कहा जाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के लिए। अब ओजोन होल यानी ओजोन छिद्र के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओजोन परत में ओजोन गैस के घनत्व में कमी होने की घटना ओजोन छिद्र कहलाती है। मैंने आपको बताया था एक लेयर है, वो लेयर किस रूप में है, तो वहाँ पर डेंसिटी यानी कि घनत्व ही तो बहुत ज़्यादा है। किसका? ओजोन गैस का घनत्व इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सघन है कि वहाँ पर वो एक लेयर के रूप में है। और जब वहाँ पर CFC वगैरह विषैली गैसेस करके वहाँ पर होल बना देंगी तो सूरज से आने वाले प्रकाश में जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर पहुँचेंगी, जिससे चर्म कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। कौन कौन से रोग हो सकते हैं? देखिए, मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद पहले बूढ़ों में देखने को मिलता था, अब तो ये यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है। त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर, हिम अंधता, स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है तो इसको भी देख लेते हैं। आँखों की जो कॉर्निया होती है उसमें एक स्वेलिंग आ जाती है, ये भी आपकी परावैंगनी किरणों के कारण होती है, UV रेस के कारण होती है। स्नो ब्लाइंडनेस, आँखों की कॉर्निया में स्वेलिंग आ जाना यानी कि सूजन आ जाना। अब डॉप्सन इकाई के बारे में जान लेते हैं। डॉप्सन इकाई क्या होती है? डॉप्सन इकाई ओजोन घनत्व के मापन के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ये ओजोन परत का जब घनत्व मापा जाएगा, डेंसिटी उसकी मापी जाएगी, तो उसी को आपका डॉप्सन इकाई कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और प्रोटोकॉल देख लेते हैं, वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर होने वाला एक समझौता है। कई सारी कंट्रीज मिलकर के जब कोई समझौता करती हैं, कोई डिसीजन लेती हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहा जाता है, जिसे ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया था। ऑफ कोर्स ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ पर आपको ये समझना है, जो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, के उत्सर्जन को कम करने के लिए। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका ओजोन परत के लिए है, यानी कि ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया है। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से उन पदार्थों के उत्पादन को कम करना है जो कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं, यानी जिन पदार्थों से, जिन सब्सटेंसेस से ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, उन पदार्थों को कम करना इसका लक्ष्य था। और इस संधि पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर दिए गए, यानी 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर दिए गए, यानी कि इसको अपनाया गया। और ये 1 जनवरी 1989
89 से ये प्रभावी हो गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 197 देशों में 197 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि 197 देश जो थे वो इस समझौते में शामिल थे। यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं स्मोक के बारे में। स्मोक क्या होता है? धूम कोहरा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होता है? जब स्मोक यानी कि धुआं, स्मोक को हिंदी में धुआं बोलते हैं, फॉग को हिंदी में कोहरा बोलते हैं, जब ये दोनों कोहरा और धुआं मिल जाते हैं, स्मोक और कोहरा मिल जाते हैं तो बन जाता है स्मोक, जो कि धूम कोहरा कहलाता है। इससे श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां फैल जाती हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आकर के एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो क्लास कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में क्लासेस जो हैं केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं, फिर हम फिज़िक्स स्टार्ट कर देंगे। बायोलॉजी आपकी साथ में चल रही है। मैं ये बात आपको बता दूं कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है, सिलेबस है, वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसकी क्लासेस थोड़ी टाइम तक और चलेंगी। आप इनका रिविज़न करते रहें क्योंकि साइंस का पेपर है। साइंस का पेपर हिंदी एंड अदर सब्जेक्ट्स के मुकाबले में थोड़ा सा आपका सही रहता है, इसीलिए आपकी तैयारी भी वहाँ पर ठीक होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।